अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः। कार्तिक शुद्ध एकादशी, कार्तिक एकादशी इति लोके। दिनांक 23 नोव्हेंबर 2023। भावप्रकाश निघंटु गुरुच्चादिवर्ग गोक्षु। शङ्खं चक्रं जलौघान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक् श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्त्वमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। गोक्षरक्षरकोऽपि स्यात् त्रिकण्ठः स्वादुकण्टकः गोकण्टको गोक्षरको वनशृङ्गाट इत्यपि पलङ्कषाश्वदंष्टा च तथा स्यात् इक्षुगन्धिका गोक्षरशीतलस्वादुर्बलकृद्बस्तिशोधना मधुरो दीपनो वृषः पुष्टिदश्चाश्मरीहरः प्रमेह श्वास कासार्षः कृच्छरुद्रोगवातन। तो ये काफी आसान द्रव्य है, आसानी से मिलता है, महंगा भी नहीं है और गुणकर्मों में बहुत अच्छा इस प्रकार का है। तो त्रिकंटक नाम से गोक्षुर या श्वदंष्टा इन इस नाम से ज्यादा प्रचलन में है। तो बस्ति शोधन, स्वादु बलकृत बस्ति शोधन इस प्रकार का है। तो खास करके गोक्षुर और कंटकारी ये कॉम्बिनेशन पणसलकर के प्रयोग में था। दातार गुरुजी ने श्वदंष्टादि गुगुल यही बस्ती शोधन के लिए प्रचलन में लाया। और जब जल महाभूत का पचन शरीर में करना होता है तो गोक्षुर एक अच्छी दवा है। चाहे स्वदंष्टादि गुगुल का प्रयोग करो, चाहे कंटकारी गोक्षुर इस प्रकार का कुछ प्रयोग करो। शायद हमने ये बात नहीं की है कि गोक्षुर चूर्ण को उसकी भावनाएं देकर उसका वीर्य बढ़ाना और फिर वो प्रयोग में लाना। वैसे गुड़चा अमलिका और गोक्षुर ये एक रसायन चूर्ण के स्वरूप में प्रयोग में लाया जाता है। तीनों द्रव्य रसायन है और आसान है मिलने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। और फलश्रुति उसकी काफी वाइड है। शांत विकार दुख ये उसकी फलश्रुति है। तो ये इसलिए मैंने कैंसर में उसका प्रयोग शुरू किया और सभी मरीजों में मैं प्रयोग करता रहता हूँ इस प्रकार से। मधुर दीपन ये मधुर शीतवीर्य वगैरह होने के बावजूद भी दीपन है, ये उसकी खासियत है। वृक्ष भी है और पुष्टि देने वाला अश्मरिहर है। तो ये काफी अजीब बातें हैं। अश्मरिहर इसमें
शायद मूत्र का निर्माण करके मूत्र बाहर निकाल देना, इसके जरिए अश्मरी भी निकल जाती है। अश्मरी को भेदन करने वाला होगा, ऐसा थोड़ी बात कम होगी इस प्रकार से। प्रमेह, श्वास, कास, अर्श, मूत्र, कुछ, हृदरोग और वात, इन सभी को जीतने वाला इस प्रकार का गोक्षुर है। तो मूत्र कृच्छ में भी प्रयोग में लाया जाता है, प्रमेह में भी प्रमेह प्रयोग में लाया जा सकता है, खास करके जहाँ संतर्पण ब्रोहण की आवश्यकता है, उसमें प्रमेह में ये चूर्ण या उसका काढ़ा वगैरह इस प्रकार से ये जरूर दे सकते हैं। और हृदरोग में भी बताया गया है, शायद ये सीसीएफ जैसे कंडीशंस में जहाँ ओवरलोड है पानी का और उसका प्रेशर हृदय पर आ रहा है, वहाँ पाचन दीपन करके मूत्रल औषधियों का प्रयोग अच्छा होता है। ये तो मैंने कई बार देखा है। तो उसमें चंद्रप्रभा, गोक्षराजी, गुगुल ये सभी अच्छे काम करते हैं। पहले पाचन होना जरूरी है, तो लंघन पाचन करके फिर इन दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो मूत्र का बड़ी मात्रा में निष्कासन होता है और फिर हृदय के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। सीसीएफ की कंडीशन काफी सुलझ जाती है। ये इस दृष्टि से हृदरोग में भी अच्छा काम कर रहा है। वैसे बस्ती, हृदय और मस्तक, ये तीन बड़े मर्म है और त्रिमर्मी अध्याय चरक में वर्णित है। तो इनका एक दूसरे से कुछ कनेक्शन है। और अगर क्लेद की मात्रा शरीर में बढ़ गई हो तो उसका पाचन करके उसको बाहर निकालने के लिए गोक्षुर जैसे द्रव्य बहुत अच्छे काम करते हैं, या फिर चंद्रप्रभा वटी वगैरह है जो उनका प्रयोग अच्छा हो सकता है। गोक्षरा, त्रिकंटकः, गोकंटकः, पलंकषा, स्वदंशा, महाराष्ट्र में भी गोखरू इस प्रकार के। गोक्षर से क्षिपम जंगल देशे रोहति, तस्य पुष्पाणि पीतानि फलानि तो वर्तलाकृतीनि पंचकोलयुतानि, पंचकोणयुतानि कुंटकयुक्तानि च सन्ति। तो इसमें कंटक है, इसीलिए शायद गोकंटक वगैरह इस प्रकार से नाम से बताया गया है। फलानि मूलानि च उपयुक्तानि भवन्ति। गोक्षरचूर्ण 2 मास प्रमाणम, द्विमासवसकर्षकरम सजलं च। गोक्षरक वाथा ये ताजा भी मिलता है, तो गोखरू काढ़ा इन नाम से ही मिलता है। सॉरी, तैयार काढ़ा मिलता है। कर्ष प्रमाण स शर्करा गोक्षरादि गुगुलु। Basti means it will include all urinary system as we see renal hypertension। हाँ, ये तो प्रातिनिधिक है। जहाँ कहीं भी जल या क्लेद का संचय शरीर में हो, उसको निकालने का मार्ग बस्ती ही है हमारे हिसाब से। चाहे उसमें किडनी का समावेश हो न हो, एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो वो सीधा बस्ती में आता रहता है। हमारे यहाँ पक्वाशय से भी सीधा बस्ती में आता है, तो किडनी का संबंध होना ही है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर सीकेडी है तो उसमें भी ये अच्छा है। गोक्षरा मूत्र विरेचनी, यहाँ मूत्र विरेचनी, यहाँ तो मूत्र विरेचन करने वाला है ये। जैसे अभी लासिक्स, डायटा इस प्रकार की दवाइयाँ बलपूर्वक मूत्र विरेचन करती है और उससे फिर काफी रोगों में अच्छा परिणाम आता है, खास करके सीसीएफ वगैरह जैसे कंडीशंस में अच्छा परिणाम आता है। तो गोलियां देती है, इंजेक्शन भी देते हैं लासिक्स का इस प्रकार से, और तुरंत राहत मिलती है। लेकिन वहां पाचन का कोई कंसेप्ट नहीं है। एलोपैथी में केवल बलपूर्वक उसको निकाल देना ये बात की जाती है, तो ये सही नहीं है। पाचन होना लगता है तो अपने आप भी मूत्र बढ़ जाता है और क्लेद बाहर निकलने लगता है, क्योंकि मूत्र से क्लेद वाहनम यही उसका कर्म है। तो वो भली भांति शुरू हो जाता है तो क्लेद शरीर से निकल जाता है, ये अहम मुद्दा है। गोक्षरा मधुरा तस्य विपाको मधुरा वीर्यं शीतं च। गोक्षरा माधुर्यात् मधुरपाकित्वात् कफं वर्धयति वातं च शमयति। माधुर्यात् शीतवीर्यत्वाच्च पित्तं शमयति। माधुर्यात् रसादिधातून् बाहुल्येन च शुक्रं वर्धयति। तो माधुर्य से रसादि धातु और विशेषतः शुक्र बाहुल्य से बढ़ा देता है।
गोक्षरा माधुर्या शरीरगतं क्लेदं वर्धयति, क्लेदवर्धनात् मूत्रं वर्धते, तथा च गोक्षरा बस्तिबलं वर्धयित्वा मूत्रस्य विरेचनं तथा बस्तिशोधनं च करोति। क्लेदम वर्धयति, ये जो बात कही गई है वो केवल गोक्षुर का प्रयोग पाचन करने के बजाय अगर किया जाए तो ये शायद बात हो सकती है, लेकिन फिर भी वो उस क्लेद को बाहर निकालेगा। पहले बेटर ऑप्शन है कि पाचन करे, लंघन पाचन करे, और फिर अपने आप भी मूत्र प्रवृत्ति होने लगती है। गणेश महाराज का या एक अनुभव रहा था कि पूरी बॉडी में सूजन इस प्रकार की थी मूत्र कुर्चर था, उसके लिए काफी मात्रा में लासिक्स का प्रयोग हुआ था, लेकिन उसके फायदा नहीं हुआ था। तो उसने लंघन करवाया पहले और जैसे ही लंघन किया वैसे मूत्र परिवर्तन अपने आप होना आरंभ हो गया और फिर उसमें थोड़ा चंद्रप्रभा गोक्षरादि गूगल वगैरह ऐसे कुछ दवाइयां दे दी, तो 2-3 दिन में सूजन पूरी उतर गई और जो कार्य डायूरेटिक से नहीं हो रहा था वो लंघन पाचन से हुआ। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि शुरू में लंघन पाचन करना अमावस्था है तो आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तथा च गोक्षरः बस्ति बलम वर्धयित्वा मूत्रस्य विरेचनं तथा बस्ति शोधनं च करोति। तो बस्ती का बल ये बढ़ाता है और मूत्र का विरेचन और बस्ति शोधन करता है। गोक्षरा बाहुल्येन मध्यम मार्गे स्वकार्यं करोति, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शिरोहृदय बस्त्यादि मर्माण्यस्तांच संदेहा संधिबद्धा सिरा स्नायु रोग मार्गश्च मध्यमा, ये जो बात कही गई है, मध्यम मार्ग से दोषों को कोष्ठ में लाना ये काफी मुश्किल काम इस प्रकार का है। शाखागत जो दोष है वो थोड़े आसानी से आ सकते हैं, लेकिन मध्यम मार्ग से लोगों को दोषों को मूल स्थान दिलाना ये काफी मुश्किल मामला है। शायद काय कोष्ठ शाखा गती अशी सांगितली, पण ते मध्यम मार्गातले दोष कोष्ठात कसे आणायचे असं वर्णन ग्रंथात कुठे? नाही, तिथे त्यापासून म्हणजे शाखा दिव्यापासून कोष्ठ पण येतं, मध्यम कोष्ठ पण मध्यम मार्ग पण येतं। अच्छा, त्याच्यावर झाला का? कोष्ठात शाखास्थिमर्माणी, तर ते महाअस्थिमर्म आहेच ना, ते काय मध्यम मार्ग तो इसीलिए शायद दातार गुरु जी के सिस्टम में दो प्रधान द्रव्य है, फलत्रिकादि गुगुल और एक ओक्षादि या शोधौषादि गुगुल, इस प्रकार से। और एक पृथ्वी तत्व का पाचन करने वाला है जो फलत्रिकादि है, और ये जल तत्व का पाचन करने वाला जो है वो गोक्षरादि गुगुल या शोधौषादि गुगुल है। और उदर परीक्षण करके यकृत में पार्थिव नाद है तो फलत्रिकादि, और जिसको वो वृक्क कहते हैं नाभि के नीचे, तो वो शायद ब्लैडर है इस प्रकार से, और वो जब उसमें सूजन आती है या बढ़ जाता है तो हाथ में पाल्पेट होता है, नहीं तो पाल्पेट नहीं होता है, सिर्फ वहां पे पार्थिव नाद अगर ज्यादा है तो वो समझ लेते हैं कि जल महाभूत का अतिरिक्त संचय शरीर में हो गया है, और फिर बहुत कम मात्रा में गोक्षरादि गुगुल देते रहते हैं, महीनों महीनों तक देते रहते हैं, और धीरे धीरे ये क्लेद को बाहर निकालता है, जल महाभूत का पचन कर लेता है इस प्रकार से। और वैसे ही फलत्रकादि गुगुल पार्थिव तत्वों का पचन कर लेता है, धीरे धीरे ये बातें सुधरती है इस प्रकार से। कोलरटकर सर की बम्बई में प्रैक्टिस थी और वो ज्यादातर फर्श व वरांग अक्षर इन्हीं पे चलती थी, उधर परीक्षण करते थे वहां पे, और फिर ये पुड़िया तैयार रहती थी 14 दिन की, तो वो पैकेट दे देते थे और डिस्पेंसिंग काफी आसान हो जाता था। और वहां बम्बई में पंचकर्म के लिए ज्यादा स्कोप है नहीं, ये बड़ी कठिन इस प्रकार की बात है। तो केवल इस प्रकार से फर्श व वरांगक वगैरह के जरिए प्रैक्टिस करते थे, और काफी अच्छी प्रैक्टिस थी। उनका कहना था कि इससे उनका घर खर्च निकल जाता था, दातार गुरु जी के सिस्टम की प्रैक्टिस से, और पुणे की जो प्रैक्टिस थी उससे आमदनी और एक प्रकार की बढ़ती थी। मेरा भी यही अनुभव रहा है कि जब मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा था तो मुंबई की प्रैक्टिस अच्छी चलती थी, और पुणे में सेटल होने में काफी समय लगा, लेकिन धीरे धीरे सेटल होता गया इस प्रकार से।
तो मध्यम मार्गे स्वकार्यं करोति, शायद ये जो बस्ती, हृदय और शिर, ये जो श्रृंखला है मध्यम मार्ग की, तीनों मर्म है इस प्रकार से, इसके ऊपर गोक्षुर अच्छा काम करता है। और इसलिए हाइड्रोसिफेलस में हो या फिर कार्डियोमेगाली हो, इसमें गोक्षुर अच्छी तरीके से, अगर इसमें इसके पीछे ये क्लेद का संचय, पाचन न होना, ये बात है, तो ये अच्छे तरीके से काम करते हैं। मूत्रकृच्छ्रे मूत्राश्मरीषु प्रमेहेश गोक्षरा प्रशस्ता, गोक्षरा दीपनत्वात् जाठराग्निं भौतिकाग्निं च वर्धयति। तो ये दीपन होने के कारण जाठराग्नि और भौतिकाग्नि में खास करके जलीय अग्नि जो है उसका वर्धन ये करता है। तेन पृथ्वी जल भूयिष्ठानाम द्रव्याणाम पचनम भवति। तो पृथ्वी जल भूयिष्ठ इस प्रकार के द्रव्यों का पचन उससे होता है। अपाकाच्च तेषाम अश्मरि प्रमेह वातरक्त आमवातादि रोगाः जायन्ते। और उनके अपाक से, ये जो धातुगत या पांचभौतिक अग्नि जो है, उनसे पचन न होने के कारण अश्मरी प्रमेह वातरक्त आमवात वगैरह रोग निर्माण होते हैं। तेषु गोक्षुर प्रशस्ता, उसमें गोक्षुर प्रशस्त है। समूल गोक्षुर क्वाथा शर्करा चौदर संयुता मूत्रपुच्छाणि उष्णवातंच नाशयेत। तो समूल गोक्षुर का पंचांग वैसे मिलता है गोक्षुर का, और उसी का चूर्ण बनाते हैं। तो ये थोड़ा काफी आसान इस प्रकार का, 1 मिनट में है। समूलगोक्षर क्वाथा शर्करा शौदर संयुता मूत्रकुच्छराणि उष्णवातंच नाशयेत। ये मूत्रकुच्छर और उष्णवात दोनों का नाश करता है। तृष्णा as a treatment may have more applicability not only in CRF from Gokshura, it can be corrected। वैसे देखा जाए तो पाचनम दीपन क्षुत्र व्यायाम आतपम आरुता, ये शमन मेडिसिन बताए गए हैं, उसमें क्षुत्र भी है। तो तृषा का निग्रह, क्षुधा का निग्रह, ये वहां पे बताया गया है। और जब पानी का पचन नहीं हो रहा शरीर में, तो खास करके तृष्णा निग्रह करना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। उसमें जरूरत पड़ने पर सिद्ध जल देना, खास करके उबाल के आधा या चतुर्थांश किया हुआ पानी, ये अहम मुद्दा इसमें है। और फिर उबालना ही है तो उसके साथ में अगर सोना उबालते हैं तो ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। वैसे विष के लिए ताम्र और स्वर्ण का प्रयोग है। तो हम क्या करते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं, रात भर रहता है उसमें, फिर उसमें से निकाल कर उसमें सोना डाल के उबालते हैं सुबह एक बार, और वही पानी दिन भर पीते हैं। तो न सज्जते हिमपाम्गे पद्म पत्रेन भवत विषम, ये जो बात बताई गई है कि जो हम जहरीला खाना खा रहे हैं, हमने तो छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी बाहर खाना होता है या किसी दूसरे के घर के खाना होता है, तो ये बात होती है। तो उस दृष्टि से ये ताम्र के पात्र में रात में पानी रखना, सुबह सोना डाल के उबालना, ये अच्छा तरीका इस प्रकार का है। तो पानी उबालना ही है तो हम सिकेड़ी में तो बताते हैं कि चतुर्थांश पानी रखो, 2 लीटर पानी
उसमें स्वर्ण सुवर्ण लाजा या बाकी गोक्षर वगैरह ऐसे कुछ द्रव्य डाल के उबाल के आधा लीटर रखो और उतना ही पानी पियो, इस प्रकार से। पित्ताशय अश्मरी व वृक्क अश्मरी में कसा विचार करा? वैसे पित्ताशय में जो अश्मरी अभी दिखाई देते हैं गॉल स्टोन्स इस प्रकार के, ये आधुनिक इन्वेस्टिगेशंस के आया हुआ इस प्रकार का है। ये बहुत सारे लोगों में रहते हैं और कुछ तकलीफ नहीं होती है। जब किसी दूसरे वजह से सोनोग्राफी होती है तो पता चलता है कि ये इस प्रकार के है। कुछ ही लोग ऐसे रहते हैं जिनको कोलियोलिथैट ये क्या है नाम याद नहीं रहा। ये इस प्रकार का दिखाई देता है और दर्द होता है, सर्दी होती है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। इस प्रकार की अगर अवस्था होती है तो उसका निदान अम्ल पित्त परिणाम शूल इस प्रकार का होता है, और फिर उसकी दवाइयां देखकर उसमें फायदा होता है, लक्षण तो कम हो जाते हैं। कोलेसिस्टाइटिस कोलियोलिथियासिस भी ऐसा कुछ है, कोलेसिस्टाइटिस है। और फिर कोलियोलिथियासिस, हाँ। तो ये मरीज मिलते हैं जिनको प्रायः पित्ताशय निकालने की चिकित्सा बताई जाती है, सर्जरी बताई जाती है, और सर्जरी टालने के लिए आते हैं। उसमें भी अगर बड़े बड़े स्टोन्स है 7-8 मिलीमीटर या उससे भी ज्यादा और ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये फूट सकते हैं और फिर 3-4 बनकर रहते हैं। वैसे गोरोचन ये भी गाय के पित्ताशय में उत्पन्न होने वाला इसी प्रकार का बाइल स्टोन ही है। कभी गायों को उसके जरिए तकलीफ हुई है ऐसा सुना नहीं है। स्लॉटर हाउस में से इसको निकाल सकते हैं और फिर वो बाजार में उपलब्ध हो जाता है, गोरोचन जो है वो इस प्रकार से। तो 3-4 के स्टोन वैसे ही रहते हैं, उनसे कुछ तकलीफ नहीं होती, लेकिन ये बताते रहते हैं नहीं नहीं आपको ये निकाल देना है इस प्रकार से। तो एलोपैथी के लिए अभी एक ये धंधा हो गया कि गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर निकाल देना, ये एक सर्जरी में ऑप्शन उपलब्ध हो गया। वैसे सर्जन्स का हाल बेकार है अभी। पुराने जमाने में एक सर्जन ही सभी सर्जरीज कर रहा था। अभी जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ता गया तो उस पर्टिकुलर अवयव की सर्जरी जो है वो उस पर्टिकुलर ब्रांच में चली गई। चाहे हिस्टेक्टोमी की बात हो, चाहे हृदरोग की बात हो, चाहे किडनी वगैरह की बात हो वगैरह वगैरह। तो वहाँ उनके उनके सर्जरी डेवलप हुई उस क्षेत्र में। कैंसर के बारे में ऑन्को सर्जन्स है इस प्रकार से। और जो जनरल सर्जन है उसके लिए एक अपेंडिक्स और टॉन्सिल्स इतनी सर्जरी रही थी इस प्रकार से। और ये अभी गॉल स्टोन का इसमें शामिल होना शुरू हो गया। तो अगर आपका कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है सर्जरी में खास करके तो ये मामला मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। एक मैंने अनुभव सुना था कि अपेंडिक्स की सर्जरी कर रहे थे, लोगों ने बहुत प्रशंसा की उनके सर्जरी की, तो उन्होंने जाकर ट्रांसलेक्टमी भी कर दी। तो केवल अपना सर्जरी का कौशल्य दिखाने के लिए उन्होंने इस प्रकार से किया था। गोक्षर का था समूल गोक्षर से, हाँ ठीक, गोक्षर का था साश्वगंधा धात्री संयुत वातजम मूत्रकुक्षरम हंति। ते अश्वगंधा इस प्रकार के वातज मूत्रकच्छ में आई है, ये बड़ा अजीब है। मेरे पास एक मरीज था, शूल ज्यादा था, यूटीआई था एक्चुअली। गोक्षरादि गुगुल चंद्रप्रभा देने से कुछ फायदा नहीं हुआ, तो मैंने वातज मूत्रकुक्ष का निदान करके योग रत्नाकर से मैं योग ढूंढा, तो इसमें अश्वगंधा गोक्षुर पाषाण भेद था मेरे ख्याल में, और मुझे याद नहीं है।
लेकिन वो एक पुड़ी में ही काम हो गया। जब मूत्र कृच्छ्र के लिए अलग चिकित्सा ढूंढी तो ये बात सामने आई इस प्रकार से। गोक्षुर का क्वाथा यवक्षार था शकृत जात मूत्र कृच्छ्रम निवारे। ये तो और अजीब है। वैसे वात मूत्र और पुरीश ये एक दूसरे से संबद्ध है। वेगावरोध में प्रकरण में देखते हैं तो अधोवात सिरोधे न गुलमरोत रुक्लमाह वगैरह इस प्रकार की बातें कही जाती है। शकृत पिंडिकोद्वेषणे ने पूर्वोक्ताश्चामया स्मृता, हाँ ये भी बात आती है। मूत्र के बारे में विरोध के बारे में भी पूर्व वात और पुरीश से जो रोग निर्माण होते हैं वो भी होते हैं, इस प्रकार की बात बताई जाती है। और किसी एक का अनुलोम हो जाए तो दूसरों का भी अनुलोमन होने लगता है इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में मूल अनुविबंध कौन सा है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। मूल विबंध वात विबंध है, मूल विबंध प्रविश का है, मूल विबंध मूत्र का है, तो उसके अनुसार दवाइयों का प्रयोग करना है। और वो अगर ठीक हो जाता है तो दूसरे विबंध जो उसके साथ में है वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए मूल क्या हुआ था ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर उसके आधार पर बाकी जो भाव होंगे उनका अनुगमन होने लगेगा। जमदग्नि के स्टूडेंट से मैंने एक अजीब बात सुनी थी। कि टॉयलेट में बैठते हैं तो बहुत सारे लोग अगर पानी छोड़ते हैं शुरू में टम्बरेल जो है भरने के लिए इस प्रकार से, तो जमदग्नि का कहना था कि इससे हम जल महाभूत का आवाहन करते हैं, तो ये पहले नहीं करना है। इस प्रकार से वहां हम अगर पुरुष निकल जाए इसके लिए कुछ करना है तो उसके साथ में वायु और मूत्र का अनुलोमन हो जाता है, तो फिर बाद में पानी छोड़ना है इस प्रकार से। ये बात कहाँ से निकली कैसे निकली मालूम नहीं, लेकिन मैंने ये बात सुनी थी इस प्रकार से। तो शकृत जात इस प्रकार का मूत्र कुछ जो है वो उसमें यवक्षार युक्त गोक्षर चूर्ण प्रशस्त इस प्रकार का है। मेरे पास एक औरत थी, बुढ़िया औरत थी। प्राइमरी ब्रेस्ट कैंसर, फिर सेकेंडरी लंग, लिवर, यूटेरस एंड ओवरी इस प्रकार के थे। उम्र भी ज्यादा थी, 72 से ऊपर की। और एक बार उसको मूत्र संघ हो गया। तो वास्तव में यूटेरस में बड़ा ट्यूमर था, ओवरीज में भी ट्यूमर थे कैंसर के इस प्रकार से। और उसका प्रेशर बन गया था ब्लैडर पर और फिर मूत्र संघ हो गया। तो उसको निकालने के लिए कैथेटराइजेशन ये एक मार्ग था, अस्पताल में दाखिल करके इस प्रकार से। लेकिन उस समय में मैंने यवक्षार का प्रयोग किया था। चंद्रप्रभा यवक्षार इस प्रकार का प्रयोग किया था और उससे मूत्र परिवर्तन हो गया। इसमें बाहर से लेप भी कुछ कर सकते हैं, मिट्टी का लेप भी हो सकता है इसमें। तो फिर इससे मूत्र परिवर्तन हुआ और वो कंडीशन टल गई, एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। गोक्षर यवक्षार घृत के साथ अश्मरी शूल में वेगावस्था में शीघ्र लाभ होता है। बहुत रुग्ण में मैंने अनुभव किया है। योग रत्नाकर का ही योग है, बढ़िया है। तो मैंने तो ये नहीं किया था, मैंने घी के साथ ही दिया था गोक्षर और यवक्षार, या फिर चंद्रप्रभा दी थी शायद उस समय में। तो ये एक अच्छी बात है कि घी के साथ इस प्रकार का तीव्रावस्था में, मूत्राशमरी के तीव्रावस्था में उसको अगर देते हैं तो अच्छा रहेगा। अब ये जो बात निकली थी कि पित्ताशय में अगर पथरी है तो उसमें गोक्षुर काम करेगा या नहीं करेगा, तो देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दे सकते हैं आसानी से। लेकिन वहां कुटकी ज्यादा अच्छी है। कि वो भेदन करने वाली इस प्रकार की है, और खास करके कुटके का कार्य
यकृत पे अच्छा है। तो भूनिम्बादी काढ़ा हो या आरोग्यवर्धिनी हो या और कोई इस प्रकार के द्रव्य हो जिसमें कुटकी है, या फलत्रिकादि काढ़ा हो तो उसका भलीभांति प्रयोग हो सकता है। शायद साथ में अगर गोक्षुर भी हो, पाषाण भेद भी हो, तो भी एक अच्छी बात इस प्रकार की रहेगी। वैसे पाषाण भेद का या वरुण का इसमें प्रयोग करना एक अच्छा रहता है। वरुण काफी उष्ण तीक्ष्ण है, लेकिन पाषाण भेद तो दे सकते हैं। वैसे पाषाण भेद अ, शुक्ल शोधन गण में भी है। और खास करके कैंसर में जब कठिनत्व बहुत ज्यादा है, पार्थिवत्व बहुत ज्यादा है, उसमें उस पृथ्वी तत्व को कम करने के लिए कंपिल्ल, हाँ, ये भी एक बात हो सकती है। विरेचनम कंपिल्ल को रच गदापहारी, जो विरेचनीय रोग है उनके कंपिल्ल का अच्छा है इस प्रकार से, तो वो भी एक बात हो सकती है। तो पाषाण भेद, कुटकी, इनका प्रयोग इनमें जरूर इस प्रकार का हो सकता है। दगड़ फूल ऑल्सो यूजफुल। ये तो मैंने किया नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर तुमने प्रयोग किया होगा तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। हरितत्यादिक शारंग चांद्र, ये तो है। हरतकी, गोक्षुर, ये धमासा, पाषाण भेद और अर्घवत ऐसा एक बात है। हरितक्यादि मेरे प्रयोग में है, रेगुलर है। और ससुन में मामा जोशी ने इसके ऊपर काफी प्रयोग किए थे, अश्मरी के लिए, मूत्राश्मरी के लिए, और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए थे। हरितक्यादिक बात देते थे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी से अच्छे लाभ होते हैं। तो भेदन कर्म जहां अपेक्षित है, वहां ये बात अच्छी तरीके से हो सकती है। और अश्मरी भेदन या कठिन गुल्म, कठिन इस प्रकार का लीजन, उसका भेदन अगर करना है तो ये शायद बात होगी। तो कठिन इस प्रकार का अगर कैंसर का लीजन है तो इसमें ये बातें जरूर हो सकती है। गोक्षुर चूर्ण माक्षिक संयुक्तम अविक्षीर्ण सप्ताह पे तद अश्मरिम भिन्नत, ये भी ग्रंथों में ही है। तो माक्षिक के साथ और अविक्षीर, ये खास है यहाँ पे। तो जहां उपलब्ध है वहां पे इसका जरूर उपयोग हो सकता है। गोक्षुर का था कंटकारी संयुता वातजं कासम श्वासम रुद्रोगंच हंत। बस्ती पार्श्व शिरोशूली व्याघ्री गोक्षर साधिताम, ये जो ज्वर चिकित्सा में आया है। तो इसके ऊपर फणसलकर का ध्यान गया था, और यह अच्छा संयोग है। कोटकारी गोक्षुर इस प्रकार का पुड़ियों में भी डाल डाल के देते थे। और ये ऐसे एक वात पदक है। वातज का से श्वास और रुद्रो इन सभी में फायदा इस प्रकार का करता है। गोक्षुर बला, रिंगणी सुंठी, ये तो हमने बीच में देखा था। कंटकारी और शुंठी, और ये हमने बलादी योग करके प्रचलन में लाया है अभी क्लिनिक में इस प्रकार से। तो ये भी पाचन और क्लेद निर्हरण, इस दोनों दृष्टि से अच्छा इस प्रकार का है। गोक्षुरा माधुर्यात अधोग रक्तपित्तम शमयति, तो मधुर मधुर शीत होने के कारण अधोग रक्तपित्त का शमन करता है। गोक्षुर श्रुतम क्षीरम विशेषण मूत्रम अर्गकम सरुजम रक्तम हंति, वहां शतावरी गोक्षुर इस प्रकार का है। ग्रंथों में जो निर्देश है वो, तो मूत्र मार्ग सरुज रक्त, इसका गोक्षर सिद्ध क्षीर, ये फायदा करता है। पाषाण भेद धमासा गोक्षुर, और लास्ट वन आरगवत है। मधुर मधुर शीत अस्तु नहीं, गोक्षुर कृमिघ्ना है। हाँ, ये एक अलग बात है।
ये कृमिघ्न है, ये शायद क्लेद का निर्हरण करके कृमियों के लिए जो प्रकृति विघात करना है वो करता है, इसलिए गोक्षुर कृमि में है। वैसे अंतराद नाम के कृमि बताए गए हैं। और आजकल के अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारा निदान अंतरज कृमि इस प्रकार का हो सकता है। आरक वध, ओके थैंक्स। तो इसमें गोक्षुर का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि गोक्षुर मधुर मधुर शीत है। और हाँ, रक्त प्रवर्तन हो रहा है तो उष्ण द्रव्य नहीं दे सकते, विडंग वगैरह जो उष्ण द्रव्य है वो नहीं दे सकते। तो शीतवीर्य और कृमि निकालने वाला गोक्षुर अकेला इस प्रकार का है, तो उसका भलीभांति प्रयोग अल्सरेटिव कोलाइटिस में हो सकता है, अगर हमारा निदान आंतरज कृमि, अंतराद इस प्रकार के कृमि इस प्रकार का है तो हो सकता है। गोक्षरा शरीरगतितं क्लेदं मूत्रमार्गेण बहिर्नयति तथा च माधुर्यात् शरीर धातूनां बलं वर्धते। तो क्लेद को निकाल ही देता है, लेकिन धातुओं का बल भी बढ़ाता है। ये वृक्ष भी है और रसायन भी है, दोनों है। तो इसलिए मैंने रसायन चूर्ण का प्रयोग सभी कैंसर के मरीजों में शुरू कर दिया। तीनों द्रव्य रसायन है। और गोक्षुर खास करके धातु वर्धन करने वाला, वैसे आमलक भी अच्छी रसायन है, तीनों वाजीकरण भी है। गुरुची वाजीकरण नहीं कह सकते, लेकिन अवरुष्य तो नहीं है इस प्रकार से। तो रसायन और वाजीकरण इन दोनों कर्मों के हिसाब से रसायन चूर्ण बहुत अच्छा है, उसी को उसकी भावना ही देते हम प्रयोग में लाते हैं, उसमें थोड़ा हीरक भी डालते हैं। आई एम फर्स्ट ईयर एमडी एट YMT मुंबई, इज इंटरेस्टेड इन कैंसर चिकित्सा, वांट टू कम पुणे एट पुनर्वसु। पुनर्वसु में अगर मेरे मरीज एडमिट होते हैं तभी मैं जाता हूँ। अगर सीखने के लिए आना है तो मेरे क्लिनिक में आना ज्यादा बेहतर है। मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो, गाडगिल आयुर्वेद इस वेबसाइट पे है, फाउंडेशन कोर्स। और जब पॉसिबल होगा तो पुणे में मेरे पास सीखने के लिए आओ, क्लिनिक में आओ, क्योंकि क्लिनिक में कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तस्मात् गोक्षुरः वातरक्ते मूत्राघाते मूत्रदोषे प्रमेहे प्रदरे च गुगुल संयुतो वा प्रशस्तः। तो इसमें प्रदर भी बताया गया है। वातरक्त मूत्राघात मूत्रदोष प्रमेह प्रदर गुगुल संयुत इस प्रकार का, गोक्षुर प्रशस्त इस प्रकार का है। विनोद भोईर, ओके ठीक है। गोक्षुर क्षीरम चूर्णम छाकी क्षीरेण साधितम समधुभुक्तम षंडत्वम शमयति। ये तो और अलग है। ये कहाँ पे योग आया है मालूम नहीं मुझे, लेकिन छाग क्षीर के सिद्ध गोक्षुर चूर्ण मधुभुक्त षंडत्व के लिए ये तो और अजीब है। इम्पोर्टेंसी वैसे काफी बड़ी दिक्कत वाली समस्या है, आसानी से रिजल्ट्स नहीं मिलते। और इसमें मानसिक भाव ज्यादा प्रबल इस प्रकार के होते हैं। कैन वी कंसिडर कृमि ऑन ब्रॉडर terms like antibacterial or antiviral drugs, because there are several medicines told as Krumigna in Ayurveda, and it's shouldn't be supposed to related to gut. अजुस्पर्मिया नहीं, षंडत्व अलग बात है, अजुस्पर्मिया अलग बात है। इसमें व्यवहार की शक्ति नहीं होती, व्यवहार की इच्छा नहीं होती षंडत्व में। वैसे सुश्रुत में इसके काफी प्रकार बताए गए हैं। तो
आस्यक्य वगैरह इस प्रकार के प्रकार है वहां पे। लेकिन फिर भी षंडत्व वैसे एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। त्वच भंग मध्ये फर्स्ट मैथुनाम गोक्षुर वापरावा वैद्य वेणीमाधव शास्त्री। ध्वजभंग मध्ये जास्त मैथुनामुळे गोक्षुर वापरावा। वैसे वेणुमाधव शास्त्री जोशी का कहना था कि 35 के उम्र के ऊपर सभी लोगों में वृक्षवटी देनी है, ऐसा उनका कहना था। देते भी थे। वैसे आरोग्यवर्धिनी का भी प्रयोग काफी करते थे और अपान काल में घी के साथ आरोग्यवर्धिनी देते थे। आरोग्यवर्धिनी तो पूरी अपतर्पण करने वाली दवा है, इसलिए उसको घी के साथ अनुपान के साथ देते थे। और इसमें शुक्र क्षय वगैरह होने की संभावना है, क्योंकि वो तो तिक्त रसात्मक इसी प्रकार की है। तो आगे चलकर फिर वृक्षवटी आपान काल में देना ये करते थे इस प्रकार से। अभी इसमें काफी बहस हो सकती है। विद्यार्थी दड़ुकर का कहना था, खास करके मेनोपॉज होने के बाद शुक्र की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उनका कहना था। और इसलिए भर्जित धान्य का प्रयोग वो सुझाव देती थी कि जो भी कुछ करना है वो भर्जन करके उसका प्रयोग करना है। तो वो वृक्षवटी एक दवा है, रेगुलर मिलती है अर्कशाला की, आयुर्वेद अर्कशाला की अच्छी है सातारा की। इसमें बस्तांड का प्रयोग है। तो इसमें बात यह है कि भर्जित धान्य देने से भ्रष्ट होने के कारण शुक्र जनन उसका जो है प्रजा जनन वो कार्य नष्ट हो जाता है। लेकिन उन्होंने ये बताया, उन्होंने खुद प्रैक्टिस भी की उसकी, और उन्हीं का देहांत कैंसर से हो गया। तो मेनापॉज के बाद या फिर जितने बच्चे चाहिए, 2-3 बच्चे वो होने के बाद शुक्र का कुछ कार्य है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। तो हम अवृष्य या शुक्र जनन की क्षमता को नष्ट करने वाले इस प्रकार के द्रव्यों को ले या नहीं ले। तो धातुओं का पुनर्निर्माण ये भी शुक्र का एक काम है, और वो अगर हैम्पर हो जाता है तो शायद कैंसर जैसी बीमारियां या धातु क्षय इस प्रकार की भी बात हो सकती है। अब इसी के दृष्टि से भर्जित धान्य का प्रयोग जो डायबिटीज में करते हैं, कि शुगर कम करने के लिए भर्जित धान्य का प्रयोग करना है, इस प्रकार का बताया जाता है। और कुछ हद तक शुगर कम भी होती है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट शुक्र हनन इस प्रकार का है। स्थौल्य में ये काम अच्छा करती है, लेकिन कृष्ण व्यक्ति है और इस प्रकार से अगर करेंगे, अपतर्पण करेंगे तो नुकसान होगा इस प्रकार से। तो सोच समझकर चिकित्सा होनी जरूरी इस प्रकार की है। और वेणुमाधव शास्त्री जी का कहना था कि 35 के बाद हर व्यक्ति में इसमें एक इम्पोर्टेंसी आ जाती है। कुछ मरीजों में वाजीकरण द्रव्य देकर सुधार होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन वर्जित धान से फायदा क्या? शुक्र पुनरुत्पाद इज नॉट confined to reproductive system, e.g. व्रण एंड भग्न। हमारी शुक्र की संकल्पना और
अनाटॉमिक से प्राप्त होने वाली शुक्र की संकल्पना, इसमें फर्क है। हमारे यहाँ रसरक्त आदि से लेकर शुक्र तक निर्माण होता है, ये तो पूरे शरीर में धातुओं की जो निर्मित की प्रक्रिया है। और शुक्रधरा कला सर्व शरीर व्यापिनी इस प्रकार की है। उसमें या क्या कहेंगे, फलकोश में ये शुक्र निर्माण होगा और वहां से बाहर निकलता होगा, ये आधुनिक एनाटॉमी इस प्रकार की है। लेकिन अंगात अंगात प्रसिच्यते, ये बात बताई गई है। हमारा शुक्र सर्व शरीर व्यापी इस प्रकार का बताया गया है, और मैथुन के समय में यह अनुभव आता है कि पूरे शरीर से शुक्र वहां पे आता है, केवल टेस्टिकल से आता है ऐसा नहीं है। और ये सभी धातुओं से होकर शुक्र बनता है। रसरक्तादि धातुओं से परिणमन होते होते एवं मासेन रसः शुक्री भवति स्त्रीणां च आर्तवम, एक महीने में रस का परिवर्तन शुक्र में हो जाता है और स्त्रियों में आर्तव स्त्री बीज निर्माण हो जाता है। और चूंकि ये सभी धातुओं से गुजरता हुआ शुक्र तक पहुंचता है, तो शुक्र में सभी धातुओं का वर्धन करने का सामर्थ्य है। अभी आधुनिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अनुसार ये सिस्टम ही अलग है गायनोकोलॉजी के दृष्टि से इस प्रकार से। और ये उसकी खासियत है कि इसमें बीज निर्माण होता है, वो पूरे शरीर को निर्माण करने में सक्षम इस प्रकार का होता है। लेकिन ये जेनाइटल ऑर्गन्स में ये क्यों होता है, उसका कोई समर्थन मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है। ये उस अवयव की खासियत है, इस प्रकार से करके छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे हिसाब में रस आहार रस रस वगैरह धातुओं से गुजरते हुए शुक्र तक पहुंच जाता है, तो सभी का रिप्रेजेंटेशन शुक्र में आ जाता है। और इसलिए वर्ण चिकित्सा में स्त्रीणाम तो स्मृति संस्पर्श दर्शन चलते श्रुते शुक्रे व्यवायजान दोषान असंसर्गे पे अवापनुयात, इस प्रकार की बात है कि अगर शुक्र स्खलन हो गया व्रणित में तो व्यवाय के जन्य जन्य जो विकार है वो प्राप्त होते हैं। शुक्र क्षय होने के कारण व्रण ठीक नहीं होता, और वहां रोपण के लिए जो दवाइयां वो यष्टि मधु अश्वगंधा वगैरह इस प्रकार की दवाइयां हैं जो शुक्र को बढ़ाने वाली इस प्रकार की। तो उस दृष्टि से वास्तव में मेल पेशेंट्स के लिए मेल नर्स और फीमेल पेशेंट्स के लिए फीमेल नर्स होना जरूरी है इस प्रकार से। ये बात देखी नहीं जाती, की नहीं जाती, मेल नर्स की संख्या बहुत ही कम है इस प्रकार से। लेकिन खास करके सर्जिकल वार्ड में इस प्रकार के मेल नर्स रखना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। और फिर इसके जरिए हमारी शुक्र की कल्पना केवल जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा पूरे शरीर में शुक्र है इस प्रकार का, सभी धातुओं का उसमें रिप्रेजेंटेशन है। और किसी भी क्षय के लिए, धातु के क्षय के लिए शुक्र को बढ़ावा देना जरूरी है। जैसे राजयक्ष्मा की संप्राप्ति में अतिव्यवायनो वापि क्षीणे रेतस्य अनंतरः क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः, ये बात बताइए। अतिव्यवाय ये राजयक्ष्मा का कारण है, और क्षीणे रेतस्य अनंतरः क्षीयन्ते धातवः सर्वे, ये प्रतिलोम क्षय की बात की जाती है। तो कार्य का क्षय होने पर कारण का क्षय कैसे होगा? कारण का क्षय होने पर कार्य का क्षय होता है, ये समझ सकते हैं, लेकिन कार्य का क्षय होने पर कारण का क्षय क्यों होता है? तो सभी धातुओं में शुक्र के अंश स्थित है उनके पुनरुत्पादन के लिए, और वो अगर नष्ट हो गए, क्षीण हो गए, तो फिर उस धातु का निर्माण भी अच्छी तरीके से नहीं होगा। इसलिए राजयक्ष्मा में एक अश्वगंधा सिद्ध क्षीर से निकाला हुआ घी दूध और शर्करा के साथ देने के लिए एक निर्देश आया है। तो फंडसरकर इस हाँ, योग के बारे में बहस करते थे। उनके हिसाब से दूध जो है वो रस के समान है, और शुक्र जो है वो
घी के समान है। अब बीच में दही बनता है, तकर बनता है और नवनीत निकलता है इस प्रकार से। तो वो मानते थे कि अर्श में खास करके तक्र, औषधि सिद्ध तक्र का प्रयोग आया है, चित्रक सिद्ध तक्र इस प्रकार से। शुरुआत घी से होती है, दूध से होती है। तो मटके में इसका चित्र का लेप लगा के उसमें दूध डाल के, दही डाल के, दही जमने दो और फिर मंथन करके उसमें से तक्र निकालो और वो तक्र पियो। दोषास्त्वं मांसम वेदांसि संदूष विविधाकृतिन अर्शांकुरान मांसांकुरान अपानादो कुर्वन्ति अर्शांसि तान जगुः। इस संप्राप्ति के अनुसार त्वंग, मांस और मेद, ये तीन दूष्य अर्श में है इस प्रकार से। तो ये बीच वाले हैं। जब हम दूध से आरंभ करके सिद्ध दूध और फिर सिद्ध दूध से आगे सिद्ध तक्र इस प्रकार से बनाते हैं, तो मांसमेद तक उसकी क्रिया होती है और वो शमन करने वाली, मांसमेद का शमन करने वाली इस प्रकार की क्रिया होती है। लेकिन उसको आगे लेके जाएंगे, उससे नवनीत निकालेंगे और नवनीत का घी बनाएंगे, तो हम शुक्र तक पहुंच जाते हैं। और फिर इस घृत को अश्वगंधा सिद्ध दूध और शर्करा के साथ देना है, तो रस से आरंभ करना है और शुक्र तक जाना है। तो फणसलकर का कहना था कि जो प्रक्रिया हमें भीतर चाहिए वो हम बाहर कुछ हद तक बनवा लेते हैं और फिर वही कार्य भीतर में इस प्रकार का होता है और रस से शुक्र तक कार्य होता है। वैसे सोरियासिस के मरीजों में तक्रधारा की जाती है। वहां मुस्ता और आमलक इसका प्रयोग किया जाता है तक्रधारा के लिए। अब त्वक ये भी एक दूष्य है सोरियासिस में, खासकर कुष्ठ के बारे में हम तो सोचते हैं तो। और त्वंग वेदांसी जैसे अर्श में संप्राप्ति बताई गई, वैसे ही यहाँ पे संप्राप्ति है। तो उस संप्राप्ति का भंग करने के लिए ये तक्रधारा इस प्रकार से अच्छी काम करती है। मैंने तो देखा है इस प्रकार के बहुत, सोरियासिस में अच्छी काम करती है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारी दृष्टि से शारीर कुछ अलग इस प्रकार का है। खास करके दूसरों को भली भांति समझना है और फिर उसके आधार पर ये जो संप्राप्ति बाहर हो रही है वही संप्राप्ति भीतर होगी, ऐसा सोच के इस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो इसलिए ये मैंने एक सुझाव दिया था, अभी हुआ नहीं है वास्तव में इस प्रकार से। प्रत्येक धातुर बलवर्ण युक्त, हाँ ये स्नेहन का नतीजा बताया गया है। और वैसे स्नेहन में रसशास्त्र में स्नेहन का प्रयोग ज्यादा नहीं है। हम काय चिकित्सा में चरक सुश्रुत के आधार पर स्नेहों का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन एक वसंत कल्पना ऐसी है कि जिसमें नवनीत में खल है इस प्रकार से, और फिर नींबू रस के साथ इस प्रकार का है बाद में। तो नवनीत में खल क्यों है? तो फणसलकर का कहना था कि ये प्रत्येक धातु बलवर्ण युक्त, ये जो बात कही गई है कि परस्परोपसंस्तंभा धातु स्नेह परंपरा, और इस धातु स्नेह परंपरा को वो बढ़ा देता है और फिर धातुओं की वृद्धि करता रहता है। वसंत कल्पना जो है वो लघुमालिन्य वसंत का कार्य रस रक्त तक, मधुमालिन्य वसंत का कार्य मेद तक, नाव समेत तक, और सुवर्णमालिन्य वसंत कार्य का शुक्र तक, और बृहद सुवर्णमालिन्य पहले जमाने में मिलता था वो ओज तक, इस प्रकार का उनका कहना था। तो अभी मैंने सोचा था कि इस प्रकार से दूध से आरंभ करके
सिद्ध दूध और फिर उसमें से मक्खन तक आए। जब नवनीत बन जाएगा तो उसकी भावना उसको लघुमालिनी मधुमालिनी वसंत को दे देंगे इस प्रकार से। उसके तीन हिस्से बनाएंगे, एक लघुमालिनी बनेगा जहां रसरक्त तक हमें काम करना है, उस प्रकार की भावनाएं दूध को देकर उससे नवनीत निकालना है। ये शायद चित्रक वगैरह इस प्रकार के कुछ द्रव्य है, उसकी भावना देखकर ये मांसमेद तक काम करना है इस प्रकार के। और शुक्र तक काम करना है तो राजा यक्ष्मा वगैरह जैसे बताया गया है, वो अश्वगंधा वगैरह इसका प्रयोग करेंगे। तो नवनीत सिद्ध करके लेते हैं अगर इस प्रकार से और फिर उसकी भावना वसंत कल्पना को देते हैं तो एक बढ़िया कार्य होगा। लेकिन इसमें चाहिए कि हमारी खुद फार्मेसी हो, लाइक या कुछ वैद्य ऐसा हो जो मेरे बताने पर ये सब करेगा इस प्रकार से। वैसे मालिनी मधुमालिनी स्वर्णमालिनी बनाने वाले बहुत है, लेकिन मक्खन उसमें जो डालना है वो इस प्रकार का सिद्ध अगर करते हैं तो एक अलग बात बन जाएगी। और फिर जो द्रव्य रसायन है, वाजीकरण भी है शायद, और इन पे ऊपर काम करने वाले इस प्रकार के हैं, वे थोड़ा सा कंसल्ट करके किताब से ढूंढ के निकालेंगे और फिर उस मक्खन की भावना देते हुए ये वसंत कल्पना बनाए तो ये कैंसर में अच्छा काम कर सके। अभी हम डायरेक्टली मांसोपाचक मेदक पाचक वगैरह यूज कर रहे हैं, वो एक अलग बात इस प्रकार की है। या अभी जो फाइब्रोडिनोमा, फाइब्रॉइड यूटेरस वगैरह वगैरह है, या फिर मेदोज ग्रंथि है, उसमें क्या करने का एक बड़ा सवाल है। तो उसमें ये शायद वसंत कल्पना अच्छी तरीके से काम करेगी ऐसा मुझे लगता है इस प्रकार से। लेकिन वे प्रैक्टिस में लाना चाहिए, करके देखना चाहिए, तभी उसके आधार पर कुछ बोल सकेंगे, अनुभव शेयर करेंगे इस प्रकार से। लेकिन कल्पना के हिसाब से ये अच्छी है। हाँ, बोलो, अभी 2 मिनट ही रहे हैं तो बोल सकती हो। हेलो। नमस्ते सर. हाँ। अ, हाँ। हा सर, नमस्ते. सर, मागच्या 1 महिन्यापूर्वी आय थिंक, एक्झॅक्टली डेट नाही लक्षात आहे, हिंदी में पण आपण हिंदी में उत्तर. बोलो मुझको, क्योंकि कुछ लोग मराठी नहीं समझते। हाँ सर. हाँ। उत्तर बस्ती कैसे करनी है. हम्म। हाँ, बताया था। वो केवल योनि में तेल का धारण करना है इस प्रकार से। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। नहीं तो लिखो। ऐसे देखना चाहिए, एक थॉट उस टाइम जनरेट हुआ था. तो तभी मेरे पास एक पेशेंट थी बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉक की. हम्म। तो उसमें मैंने ओवुलेशन फेज में उसको सर्वांग स्नेहन स्वेदन ये किया, और सुबह और शाम म्हणजे अंच्या पोटी सर हम्म। योनी पिचू केलं महानारायण तेलाचा. हम्म। आणि सो 32 डे पे उसने यूपीटी कराई, तो वो पॉजिटिव थी. दैट मीन्स वो धनत्रयोदशी के दिन पे. हम्म। तो वो कुछ हमने ये नहीं किया था कि 45 डेज तक वेट करेंगे. तो आज उसका 45 डे है. तो हम्म। आज फिर से यूपीटी कराई हम्म। और वो पॉजिटिव आ गई सर. और ये ओके। ट्यूबल ब्लॉक का जो रिपोर्ट था, हम्म। वो एचएसजी वाला, तो वो 23 सितंबर का था. 23 अक्टूबर। सितंबर. सितंबर का। हाँ, और उसने ऑलरेडी 9 मंथ का ट्रीटमेंट लिया था. तो उसको बोला था कि अभी ये इम्पॉसिबल है और आपको दूसरा वे कोई सोचना चाहिए, क्योंकि ये ट्यूबल ब्लॉक तो किससे नहीं निकलने वाले हैं. हाँ, बराबर। तो पेशेंट ने बाहर से थोड़ा सा ऐसे यही किया था कि उत्तर बस्ती अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि ब्लॉक है तो उत्तर बस्ती के लिए जाना चाहिए. ये वाला आयुर्वेद थोड़े थोड़े लोगों में है ऐसे. हम्म। सो उसने मुझे इंसिस्ट किया था कि उत्तर बस्ती के सिवा कैसे हो जाएगा. सो हम्म। ये अपना लेक्चर में जो
अपने लेक्चर में जो बात हो गई थी उससे पहले मुझे बस ये लगा था कि हम एब्डोमेन पे और बैक पे हम्म थोड़ा सा स्नेहन और स्वेदन करा के देखेंगे क्या हम्म होता है, ये बस ऐसे आया था। और योनि पिचू का चल रहा था, लेकिन वो ओवुलेशन के टाइम तक रुकना है और फिर डिसाइड करना है, ऐसे था। और जिस दिन लेक्चर में ये बात हो गई थी हम्म उसी दिन मैंने योनि पिचू स्टार्ट कर दिया सर, और उसका ओवुलेशन फेज भी चल रहा था। हम्म। तो मुझे बढ़िया है। बोलना ये है कि योनि पिचू भी अच्छा रिजल्ट देता है, मतलब बराबर कितना जाता है क्या जाता है ये सब सोचना हमारा काम है ही नहीं है। अगर उत्तर बस्ती में कितना क्वांटिटी जा रहा है अंदर, ये भी हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं कर सकते हैं। तो उत्तर बराबर। बस्ती नहीं कर पा रहे हैं ऐसे बहुत लोग हैं, हाँ और उस वजह से हम बहुत सारे केसेस छोड़ भी देते हैं, या हाँ दूसरा बराबर। मतलब दूसरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे हम कंसंट्रेट कर देते हैं। सो हाँ उसके साथ अगर हम योनि पिच्चू को लेके जा रहे हैं और सर्वांग स्नेहन स्वेदन हाँ इसके साथ जा रहे हैं, तो ये पहला ही केस है जिसमें मैंने देखा है सर। योनि पिच्चू तो पहले मैंने दूसरे केसेस में ऐसे देखा था, और इवन इसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड भी था, हम्म। तो उस वजह से भी इसको कंसीव नहीं हो रहा है ऐसे हम्म। बोला गया था। लेकिन ये लेकिन अभी ऐसा होता है कि इंट्राम्यूरल फाइब्राइड है भी तो गर्भ बढ़ने लगता है तो फाइब्राइड की ग्रोथ नहीं होती है। गर्भ हाँ सर। बढ़ने काफी रोगियों में देखा है। और ठीक है, अच्छी चीज है, अच्छा अनुभव है। तो अच्छा हुआ शेयर किया। तो थैंक यू मुझे सर। लगता है कि हम एनाटॉमी के बहस में ज्यादा नहीं जाए। हमारे यहाँ भी इस प्रकार के ट्यूबल ब्लॉक में रिजल्ट्स मिले हैं और कंसीव हुए हैं। तो ट्यूबल ब्लॉक है तो कुछ होने वाला नहीं है ऐसा समझना ठीक नहीं है। इस प्रकार से स्नेहन स्वेदन कितने दिन किया, तुम जीएसवीसी में डाल दो नहीं तो एक केस तो लोग थोड़ा देख पाएंगे। तो हो ठीक सर है, हो। आज यहीं पे रुकते हैं। कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।